अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। गुज़श्ता लेक्चर्स में हमने डॉर्मेंसी के बारे में पढ़ा था। डॉर्मेंसी की डेफिनेशन की थी, डॉर्मेंसी के टाइम्स और उसके डॉर्मेंसी के डिफरेंट फेजेस हमने पढ़े थे। आज हम डॉर्मेंसी के डिफरेंट क्लासिफिकेशंस देखते हैं, जिसको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। किसने डिवाइड किया है? सी बेस्किन एंड जे बेस्किन साहब ने। इसमें फर्स्ट क्लास है फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी, मॉर्फोलॉजिकल डॉर्मेंसी, मॉर्फोफिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी, फिजिकल डॉर्मेंसी और फिफ्थ वन है कॉम्बिनेशनल डॉर्मेंसी। इसको हम एक एक करके देखते हैं। नंबर फर्स्ट वन है फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी। फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी जिस तरह के उसके नाम से ज़ाहिर है कि कोई प्रोसेस या कोई केमिकल या बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स की कमी बेशी की वजह से जो सीड डॉर्मेंट रह चुके हैं, उसमें यही वजह होगी। फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी prevents embryo growth and seed germination until chemical changes occur. It is a result of seed requiring some type of physiological condition to be met in order to germination. These chemical changes includes inhibitors, यानी कुछ inhibitors हों तो वो inhibitors जो किसी डॉर्मेंसी कॉज कर रहे हैं, उन inhibitors को रिमूव करना जरूरी है। These inhibitors often retard embryo growth to the point where it is not strong enough to break through the seed coat or other tissues. यानी सीड ग्रोथ तो हो जाती है, ये इनहिबिटर्स सीड ग्रोथ को इतना आगे बढ़ने नहीं देता कि एम्ब्रियो इतना बड़ा हो जाए, इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो सीड कोट को ब्रेक कर ले। ऐसी डॉर्मेंसी को हम फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी कहेंगे। मॉर्फोलॉजिकल डॉर्मेंसी, दिस क्लास ऑफ डॉर्मेंसी refers to seed with underdevelopment and differentiated embryos. These include embryos in which the cotyledons and hypocotyledons radical axis are differentiated, but they are much smaller in size. यानी इसमें मॉर्फोलॉजिकल डॉर्मेंसी मीन्स कि उन एम्ब्रियो या उनके जो पार्ट्स हैं, मसलन हाइपोकोटाइल है, रेडिकल एक्सिस है या कार्टिलीडन से, वो होते तो हैं लेकिन बहुत स्मॉलर इन साइज रह जाते हैं। मॉर्फोलॉजी मीन्स आपको पता है, मॉर्फोलॉजी इज डिफाइंड एज द जनरल अपीयरेंस, और जनरल अपीयरेंस में साइज भी आता है। These embryo do not have physiological dormancy and only require additional time to grow and germinate. यानी ये सीड्स जो मॉर्फोलॉजिकल डॉर्मेंसी की वजह से डॉर्मेंट रह चुके हैं या डॉर्मेंट हैं, वो थोड़ा सा इजाफी टाइम लेंगे ताकि उनके जो कार्टिलीडन्स हैं, हाइपोकोटाइल्स हैं या रेडिकल एटसेट्रा जब साइज में मजीद बड़े हो जाएं तो वो जर्मिनेट कर लेंगे, जर्मिनेशन उनकी हो जाती है। लेकिन नॉर्मल सीड से जो नॉन डॉर्मेंट है, उन सीड से थोड़ा सा इनकी जर्मिनेशन लेट होगी। Commonly under favorable conditions, embryos in such seeds begin growth within a period from a few days to several weeks, and seeds germinate within 30 days. Third one is the morphophysiological dormancy. In this class, seeds have embryos that are underdeveloped in size but differentiated, for example, into cotyledons and hypocotyls, etc., as well as a physiological component to their dormancy. यानी एक तो उसमें जो एम्ब्रियो कंपोनेंट्स हैं वो स्मॉलर इन साइज रह जाते हैं, एम्ब्रियो स्मॉलर इन साइज रह जाता है, लेकिन इसके अलावा उसमें कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि इन सीड्स की डॉर्मेंसी कॉज करने की का बाइस बन रहे हैं। Thus, to germinate, these seeds require time for embryo growth and a dormancy breaking treatment. Morphological dormancy can be divided into two
types. First one is the epicotyle dormancy and second one is the double dormancy. एपिकोटाइल डोर्मेंसी कौन सी है वो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन वैसे मैं बता देता हूँ. In some trees the radical emerges but the epicotyle remains dormant until it is exposed to coming chilling season. यानी अमूमन ऐसे दरख्तों के सीड्स जिनमें एपिकोटाइल डोर्मेंसी हो उनका रेडिकल तो डेवलप्ड जर्मिनेट हो जाता है या निकल आता है सीड से, लेकिन उसका जो एपिकोटाइल है वो डॉर्मेंट रहता है. उस वक्त तक डॉर्मेंट रहता है जब तक के उसको आने वाले सीजन में उसको चिलिंग सीजन में यानी उसको वो चिलिंग को एक्सपोज्ड ना हो जाए. बहुत ठंडे मौसम को जब वो एक्सपोज्ड हो जाता है तो उसका एपिकोटाइल जो कि डॉर्मेंट था अब वो उसकी डॉर्मेंसी उस लो टेम्परेचर की वजह से ब्रेक हो जाती है. तो अमूमन ऐसे दरख्तों के सीड्स जो है 2 या 2 से ज्यादा साल सीडलिंग बनाने में लगाते हैं. हाँ, डबल डॉर्मेंसी. डबल डॉर्मेंसी इज ड्यू टू 2 फैक्टर्स. यानी जो 2 फैक्टर्स की वजह से जो एक सीड डॉर्मेंट रहे उसको हम डबल डॉर्मेंसी कहेंगे. इस 2 फैक्टर्स मोस्ट ऑफ द केसेस में एक फैक्टर हार्ड सीड कोट रहता है और दूसरा डॉर्मेंट एम्ब्रियो रहता है. तो इसको ये 2 फैक्टर्स की वजह से जो डॉर्मेंट रह चुके हैं जो सीड्स उस डॉर्मेंसी को डबल डॉर्मेंसी हम कहेंगे. फिजिकल डॉर्मेंसी. सीड कोट्स आर impermeable in water due to macrosclerids. Macrosclerids या sclerids जिसको हम commonly stone cells भी कहते हैं, और sclerids you know well that these are the special type of sclerenchymatous cells. और most of the seed coat जिस तरह के एलिमेंट का सीड कोट है या खुबानी वगैरह के जो सीड कोट्स है या पीचेस का सीड कोट है वो इसी स्क्लेरिड्स से ही बने होते हैं. So seed coats are impermeable in water due to macrosclerids cells mucilaginous outer cell layer or hardened endocarp. Depth of the puncture to the seed coat increased, so did the permeability of seed coat to water. फॉर एग्जाम्पल इनके एग्जाम्पल कौन सी हैं जो फिजिकल डॉर्मेंसी की वजह से जो सीड मोस्ट ऑफ द केसेस डॉर्मेंट रहते हैं, उसमें ऑलिव सीड है, पीचेस हैं, प्लम है, चेरी एटसेट्रा के जो सीड्स हैं दे आर ड्यू टू देयर हार्डन एंडोकार्प ऑफ द सीड. कॉम्बिनेशनल डॉर्मेंसी. दिस क्लास मोस्टली इस क्लास में फिजिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स दोनों एट ए टाइम इन्वॉल्व होते हैं. ऐसे डॉर्मेंट सीड्स को हम कॉम्बिनेशनल डॉर्मेंट सीड्स और इस डॉर्मेंसी को हम कॉम्बिनेशनल डॉर्मेंसी कहेंगे. इन दिस केस द फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी इज जनरली कैरेक्टराइज्ड एज नॉन डीप. यानी फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी बहुत ज्यादा सख्त नहीं होती, उसको हम आसानी से यानी वो रिमूव हो सकती है. A cold stratification treatment of seed after scarification to permit imbibition is a common dormancy breaking treatment in this class of seeds. यानी इन सीड्स को इस तरीके से हम ट्रीट कर लें कि उसका सीड कोट जो है वो नरम हो जाए या थिन हो जाए, अगर थिक है तो थिन हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, और वो वाटर के लिए भी वाटर को भी एब्जॉर्ब करने के काबिल बन जाए. और अगर इसके साथ साथ अगर उनको कोल्ड ट्रीटमेंट यानी लो टेम्परेचर में रख दिया जाए कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों, कुछ दिनों के लिए, तो ये सीड अपनी डॉर्मेंसी खत्म करके जर्मिनेट हो जाएंगे.
नेक्स्ट चैप्टर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कॉजेज ऑफ द सीड डॉर्मेंसी देखेंगे। अब तक के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।